सभी स्टूडेंट्स देखो, इससे पहले मैंने ऊर्जा के स्रोत का वीडियो जो बनाया है वो नोट्सों के द्वारा आपको पढ़ाया है, ये चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। तो उसको पहले देख लो उस वीडियो को, ताकि आपको ये 14 नंबर जो चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चन आंसर आराम से आप कर सको। पहला क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है। तो आपको पता है लकड़ी नवीनीकरण है, सूर्य नवीनीकरण है, पवन ऊर्जा नवीनीकरण है। केवल जीवाश्मी ईंधन ये खत्म हो सकता है, तो ये क्या है, हमारा अनवीनीकरण स्रोत है। तो राइट आंसर होगा आपके सी। दूसरा है आपके क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा होने का कारण यह है कि सूर्य वायुमंडल की ऊपरी परतों को तृप्त करना आरंभ करता है। जीवाश्मी ईंधन को जलाने पर वायुमंडल में कार्बन, आपके नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। बादलों में घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अम्ल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, कि जैसे ही हम जीवाश्मी ईंधन, कोयला वगैरह जलाते हैं तो आपको पता है वायुमंडल के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपके नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपके ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये गैसें बनती है। और इन गैसों के संपर्क में जैसे ही वाटर आएगा तो आपको पता है नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, जो मैंने आपको 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ाया। जैसे आपने देखा कि NO2 ये वायुमंडल में है, SO2 ये भी वायुमंडल में है। इन दोनों की क्रिया अगर मैं वाटर से करवाऊँ, वाटर कौन सा, जो वर्षा के रूप में आ रहा है, तो ये पानी का सूत्र है। इन दोनों की क्रिया जब कराओगे तो NO2 से बनेगा आपके HNO3। अभी अभिक्रिया को संतुलित नहीं किया है, इसका संतुलन भी हो जाएगा। फिर है आपके SO2 प्लस H2SO4, तो इससे बनेगा आपके H2SO4। ठीक है, तो ये आपके नाइट्रिक अम्ल और ये आपके सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ होती है आपके अम्लीय वर्षा। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो जीवाश्मी ईंधन को जलाने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं, जिसे हम अम्लीय वर्षा का कारण मानते हैं। अब है आपके कि तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन, टेम्परेचर वाला ईंधन कौन सा होगा। जल, ये ईंधन नहीं है। यूरेनियम, आपके जल तो किस में काम आता है, आपके जल विद्युत में। यूरेनियम आपके परमाणु भट्टी में, जैव मात्रा इसमें काम नहीं आएगा। जीवाश्मीय ईंधन, राइट आंसर होगा डी। फिर है आपके कि जल विद्युत संयंत्र में जल यानी संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। संचित जल की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जल से निष्कर्षण की जाती है, विद्युत ऊर्जा नहीं। विद्युत प्राप्त करने के लिए जल को भाप के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ए, कि जल के अंदर एक संचित ऊर्जा होती है स्थितिज, ठीक है, वो कन्वर्ट होती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो राइट आंसर होगा आपके ए। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 5 कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। जल, सूर्य, यूरेनियम और जीवाश्मी ईंधन। तो ये तो पहला स्रोत है, ये ख़त्म होने के कगार पे है। यूरेनियम भी आपको पता है कि ज़मीन में मिल रहा है, ये भी ख़त्म हो सकता है। ये पृथ्वी पे पाया जा रहा है जल, ये भी ख़त्म हो सकता है। तो अंतिम स्रोत क्या होगा, आपके सूर्य। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। फिर है आपके कि ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। तो आपको पता है इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा, इसका पॉल्यूशन सबसे कम है। राइट आंसर हो जाएगा 6 के अंदर सी। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके महासागरों में तरंगों के द्वारा संचित ऊर्जा, महासागरों में विभिन्न स्तरों पर ताप के अंदर अंतर, जो मैंने आपको बताया था कि उसकी सतह पे और 2 किलोमीटर के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, तापमान अंतर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके बी। महासागर में विभिन्न स्तरों पर दाब अंतर, ये नहीं होगा।
ज्वार, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपके बी। फिर है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या क्या है, कि नाभ के विखंडन कैसे करें, अपक्रिया को सतत कैसे बनाएं, उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें, या नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कैसे करें। तो कोई एक समस्या क्या हो सकती है इसकी, सी, उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें। राइट आंसर होगा इसमें सी। कि सौर कुकर का कौन सा भाग पौधाघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। पौधाघर का मतलब होता है आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके लिए उत्तरदायी है कांच की सीट। फिर है बायोगैस का मुख्य अवयव। राइट आंसर होगा उसका 9 का 10। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है आपके, तो बायोगैस यानी गोबर गैस, तो आपको पता है मेथेन, CH4 मेथेन गैस। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा, पवन चक्की के अंदर जो उत्पन्न ऊर्जा है उसको हम देखते हैं ये किस पे निर्भर करती है, पंखुड़ियों वायु के अधिक द्रव्यमान से टकराना, ये नहीं। मीनार टावर की ऊंचाई इस पर भी निर्भर नहीं करती, मीनार के निकट ऊंचे वृक्ष लगाकर इस पर नहीं कर। आपको पता है पवन का वेग मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वेग होना चाहिए। तो वेग पे निर्भर करता है पवन चक्की की ऊर्जा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 12, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो सही कथन का चुनाव ये है, सूर्य को ऊर्जा अक्षय यानी असीम स्रोत के रूप में लिया जा सकता है। बिल्कुल सही है, सूर्य ऊर्जा का असीमित और असीम स्रोत है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। पृथ्वी के भीतर जीवाश्म ईंधन के अनंत यानी असीमित भंडार है, ये गलत है। एक सीमा के बाद ये जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाने हैं। जल तथा पवन शक्तियों के संयंत्र प्रदूषण न फैलाने वाले ऊर्जा स्रोत नहीं, ऐसा नहीं है, होता है पर कम होता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्रों के अपशिष्टों का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। अभी क्वेश्चन था आसानी से नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ए, कि सूर्य को ऊर्जा के अक्षय यानी असीमित स्रोत के रूप में लिया जा सकता है। राइट आंसर होगा ए। फिर है कि किसी जल विद्युत संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल को अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। क्यों, इसका कारण क्या है कि जल को अधिक ऊंचाई से हम क्यों गिराएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कि इससे जल के ताप में वृद्धि हो जाती है। नहीं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, ये राइट आंसर होगा। ऊंचाई से अगर ऊंची होगी तो जल में विद्युत की मात्रा नहीं, ये भी गलत है। जल के अधिक अणु आयनों में विजय होती है, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा बी। फिर है आपके कि पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि 3 बातें सत्य और कोई एक बात असत्य है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं आपसे। तो देखो, खुले स्थानों पर न्यूनतम पवनों की अपेक्षा की जा सकती है, ठीक है, राइट, ये भी सही हो सकता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत है, गलत। पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराने वाली पवनें पवन चक्की के घूर्णन यानी पवन चक्की में घूर्णन उत्पन्न करती है, इस प्रकार से प्राप्त घूर्णन का उपयोग किया जा सकता है, ये सही है। पवन चक्की की पंखुड़ियों के घूर्णन की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विधि विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाना है, बिल्कुल ये बात सही है। तो इसमें जो गलत बात है वो है बी आपकी, बाकी ए सही है, सी सही है, डी सही है। इसमें गलत बात क्या है, आपको बी ऑप्शन आपका इसमें गलत है। फिर है आपके कि निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए, कोई एक बात गलत है, बाकी 3 बात सही है इसके अंदर। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो सके और जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो सके, ये बात तो सही है। जब फसलों वनस्पतियों के अपशिष्ट आदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उनका विघटन होता है तो जैव गैस यानी कि मेथेन गैस बनती है, ये बात भी सही है। जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है, बेटा मैंने अच्छे से पढ़ाया, एथेन नहीं है, क्या है, मेथेन है। 10वीं क्लास का हर बच्चा इस बात को समझ रहा होगा, मेथेन CH4। यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी शेष बचती है, दोनों ही बातें गलत है। ये कम से कम धुआं उत्पन्न करती है, राख तो बनती ही नहीं है इससे। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, ये बात भी सही है। तो इसमें जो गलत बात है वो है सी क्या है, गलत है, बाकी तीनों बातें क्या है, सही है। फिर है आपके क्वेश्चन,
कि हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की आवश्यकता क्यों है और 2 प्रमुख कारण लिखिए। अब देखो, अगर हम देखें कि इनकी अत्यधिक आवश्यकता क्यों है, तो कारण क्या है? जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि। इसको हम देख सकते हैं किस रूप में? आपके जनसंख्या वृद्धि से। जनसंख्या वृद्धि हो रही लगातार। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होगा कि वृद्धि हो रही तो जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए हमारी ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि हो रही है। यानी कि अगर हम जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएं, जीवन की गुणवत्ता अगर इसको बढ़ाएं, जीवन की गुणवत्ता अच्छी रहे, तो हमें हर जगह क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा की मांग में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ऊर्जा की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। मांग में वृद्धि, ये इसका राइट आंसर है। और 2 प्रमुख कारणों की अगर बात करें तो कारण आप दे सकते हो, तो हमने ये कारण बता दिया आपको। पहला तो यही हो गया, और दूसरा कारण हो जाएगा आपके क्या? जीवाश्म ईंधन क्या है? सीमित है। जीवाश्मी ईंधन क्या है? सीमित है। तो दोनों चीज़ें होगी कि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है, और जीवाश्मीय ईंधन क्या हो गया? सीमित है। ठीक है। 17वां नंबर का क्वेश्चन है आपके कि महासागरों से ऊर्जा प्राप्त करने की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो 2 विधियों के नाम लिख देते हैं। एक तो विधि हो जाएगी आपके क्या? एक विधि तो हो जाएगी आपके ज्वारीय तरंगे, ठीक है। और दूसरी विधि हो जाएगी आपके OTEC, ठीक है। दोनों विधियों के नाम लिख दिए मैंने। ये आपकी पहली विधि। अब ये ज्वारीय तरंगे क्या है, OTCE क्या है, ये आपको नोट्स वाले वीडियो में मिलेगा। अब है यहाँ पे आपके कि जीवाश्म ईंधन को जलाने पर उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण को निम्नतम यानी कम से कम करने के 2 उपाय सुझाएं, ठीक है। तो 2 उपाय सुझाने के लिए आपको क्या करना है? पहला लिख देना है कि धुआं रहित संधात्रियों का उपयोग करें, यानी कि धुआं रहित साधनों का उपयोग करें। दूसरा हो जाएगा इसके अंदर आपके कि वन रोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, वन रोपण करें। तो इस तरीके से आपके ये आंसर हो गया। फिर है आपके कि सौर कुकर में समतल दर्पण तथा कांच की सीट की क्या भूमिका है। अब देखो, दोनों की अलग अलग भूमिका है। मैं लिख देता हूँ दोनों की। देखो, समतल जो दर्पण है, समतल दर्पण क्या करता है? परावर्तक की भांति कार्य करता है। परावर्तक की भांति कार्य करता है, ठीक है। और दूसरा है आपके कि कांच की सीट के कारण वो पौधा घर प्रभाव उत्पन्न होता है। कांच की सीट के कारण पौधा घर यानी कि आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 तक आंसर दे दिए मैंने। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 20 कि सोलर सेल के 3 लाभ लिखिए। कि सोलर सेल में गतिशील भाग नहीं होते। जो आपके है सौर सेल, इसमें कोई भी गतिशील भाग नहीं होता, गतिशील भाग नहीं होता। दूसरा इसका है लाभ कि रख रखाव की कम आवश्यकता होती है। रख रखाव की
कम आवश्यकता। तीसरा है आपके कि सुदूर क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं, यानी कि दूर दराज वाले क्षेत्रों में इसको स्थापित किया जा सकता है। सुदूर क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। अब है आपके कि जैव मात्रा क्या है और जैव मात्रा से जैव गैस प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 21। बहुत सीधा क्वेश्चन है आपके, इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ। देखो इसका आंसर होगा आपके कि जैव मात्रा पादपों व जंतुओं, पादप और जंतु के अपशिष्ट, पादप और जंतुओं के अपशिष्ट ये तो आपको पता है जैव मात्रा कहलाता है। अब जैव मात्रा से गैस कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए आपको पता है कि एक डायग्राम मैंने आपको समझाया था नोट्सों के अंदर। ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था। डायग्राम है, करदम आपने डाला यानी कि गाय भैंस का गोबर, गोबर की सैलेरी या जो भी पादप है उसके कोई सड़े गड़े पत्ते हैं, फल फ्रूट वगैरह कुछ भी हमने डाला। ऑक्सीजन की आवश्यकता है नहीं, इसमें हमने क्या डाले, अवायवीय सूक्ष्मजीव। अवायवीय का मतलब जो बिना वायु के भी, बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन क्रिया करते हैं, हमने डाल दिए इधर से। ठीक है, दोनों तरफ से ये आपके। अब वैसे तो हम देखो एक तरफ तो क्या ये इसकी सैलेरी निकलती है और ये खाद के रूप में काम लेते हैं हम इसको, ठीक है, पर बनाते समय हम दोनों तरफ से भी ये चीज़ें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या है कि गोबर को और अच्छे से सड़ाया गड़ाया जाता है। सड़ गड़ के गोबर से कौन सी गैस निकलती है बाहर, आपके CH4 मीथेन गैस। तो ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया है नोट्सों में, तो नोट्सों को भी देख लेना थोड़ा। फिर है आपके कि जैव मात्रा तो समझ में आ गया, पादपों व जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 22 कि पवन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्या सीमाएं हैं। कि पवनें हमेशा तो चलती नहीं है, पवनों की अनियमितता, इनरेगुलरिटी। एक तो पवन हमेशा नहीं चलती, दूसरा क्या है कि इस ऊर्जा का हम लगातार उपयोग नहीं कर सकते। ऊर्जा का निरंतर काम, यानी इस ऊर्जा को निरंतर काम में नहीं लाया जा सकता। ये पहला, ये दूसरा। और तीसरा क्या है कि पवन फार्मों के लिए विशाल क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। अब आपको पता है कि पवन चक्कियाँ लगानी है तो पवन फार्म्स लगाने पड़ेंगे आपको। पवन फार्मों के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता है, आवश्यकता। तो ये चीज़ें हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि पवन ऊर्जा यानी पवन से ऊर्जा प्राप्त करने की सीमाएं हैं ये तीन। कि एक तो पवनों की अनियमितता, इनरेगुलरिटी, एक ऊर्जा निरंतर हम इसकी काम में नहीं ले सकते क्योंकि मिलेगी नहीं लगातार, और पवन फार्म्स यानी बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगाने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो तीन बातें हैं आपके। अब है क्वेश्चन आपके 23 कि आजकल नाभिकीय ऊर्जा को किस प्रक्रिया के द्वारा काम में लाया जाता है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।
मैं बहुत शॉर्ट में इसका आंसर बता रहा हूँ आपको कि नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन से क्या होता है कि अगर हम देखें तो इसमें क्या लेते हैं, हम यूरेनियम लेते हैं 92 इसका परमाणु क्रमांक, यूरेनियम 235 या फिर 92 यूरेनियम 238। 10वीं क्लास ध्यान दो कि परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, समस्थानिक तत्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यूरेनियम 238 हमने सपोज करो काम में लिया, तो यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन जब करते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो ये यूरेनियम हम किस रूप में ले रहे हैं, ईंधन के रूप में। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसका जो अपशिष्ट बनेगा उसको संभालना थोड़ा मुश्किल है। अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने के विभिन्न चरण सम्मिलित होते हैं, तो ये भी मैंने आपको कल बताया है। फिर है आपके कि सौर ऊर्जा को कैसे काम में लाया जा सकता है। सौर ऊर्जा के उपयोग की 2 सीमाएं लिखिए, इन सीमाओं पर कैसे पार पाया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा के लिए अगर हम बात करें तो कल मैंने आपको बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि सौर ऊर्जा क्या होती है कि आपके जैसे परावर्तक या सोलर सेल के उपयोग वाली किसी सौर युक्ति की कार्यविधि सम्मिलित होनी चाहिए। इसमें सीमाएं क्या है कि दिन के समय धूप वाले स्थान या तो दिन के समय या धूप वाले स्थान पर ही सौर ऊर्जा का उपयोग हो सकता है, और इसके लिए आपको विशाल क्षेत्र की आवश्यकता व अत्यधिक खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सौर ऊर्जा की क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी जो मैंने आपको बताई है। अब है आपके क्वेश्चन की ऊर्जा के परंपरागत स्रोत व गैर परंपरागत स्रोतों की सूचियां बनाएं और किसी एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत को काम में लाए जाने का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो देखो इसके लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सौर ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत वो मैंने कल भी पढ़ा है आपको। एक तो क्या है, जीवाश्म ईंधन है, दूसरा क्या है आपके जल है, पवने हैं और जैव मात्रा है। अब गैर परंपरागत स्रोत में कौन है, गैर परंपरागत जिनका उपयोग हम अभी यूज करने लगे हैं। एक तो है आपके क्या, नाभिकीय, दूसरा है आपके क्या, सौर, और तीसरा है आपके क्या, महासागरों से ऊर्जा, महासागरों से ऊर्जा, और चौथा है आपकी भूतापीय ऊर्जा। और भी हैं आपके कई जिनकी व्याख्या मैं आपके नोट्सों में कर चुका हूं। अब है क्वेश्चन आपके कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग करने के पर्यावरण प्रभाव लिखिए और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत सहित विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के कारण उत्पन्न प्रदूषण को न्यूनतम करने के उपाय सुझाएं। ठीक है, तो आपको पता है कि वायु प्रदूषण होता है किससे, आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत से। ठीक, जैसे जीवाश्म ईंधन एक परंपरागत स्रोत है, तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। इसके अलावा क्या होगा, अगर हम इसमें देखें तो जिससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगी, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो पर्यावरण परिणाम इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा जैसे कि क्या हो सकता है कि अम्लीय वर्षा, ये भी किसका परिणाम होगा, जीवाश्म ईंधन का, इसके कारण अम्लीय वर्षा भी होगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, यानी कि हमारी पृथ्वी गर्म होगी, वैश्विक उष्णता बढ़ेगी। ठीक है, अब उपाय क्या है कि धुआं रहित साधनों का उपयोग करो, परिमार्जित टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, ऊर्जा का न्याय संगत उपयोग करो।
भाई इसका उपाय क्या है कि जो भी आप उपयोग कर रहे हो वाहन, वो कैसे होने चाहिए आपके धुआं रहित, यानी कम से कम धुआं दे। दूसरा क्या होना चाहिए कि न्यू टेक्नोलॉजी की उपयोग करो, यानी कि न्यू प्रौद्योगिकी का उपयोग करो, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। इसके अलावा क्या होगा कि ऊर्जा की आवश्यकता हो वहीं खर्च करो, ऊर्जा को न्याय संगत रूप में खर्च करो, यानी आवश्यकता है तो ही खर्च करो, फालतू खर्च मत करो। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 28 कि विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त को सूर्य से व्युत्पन्न ऊर्जा माना जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपके उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि जो भी इस धरती पे स्रोत हैं ऊर्जा के, उन सबका ऊर्जा स्रोत कौन माना जाता है? सूर्य। तो इसको भी देख लेते हैं। सूर्य ऊर्जा का एक अंतिम स्रोत है, ये तो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, ये बात सबको पता है। अब अंतिम स्रोत है तो विभिन्न कार्यों में, विभिन्न यानी अलग अलग कार्यों में, विभिन्न कार्यों में या विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या परोक्ष रूप में ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है, अतः ये कथन स्पष्ट है कि हाँ, मैं सहमत हूँ इस कथन से कि सारी ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। अब जैव मात्रा क्या है? देखो अभी बताया आपको कि पेड़ पौधों के सड़ने गड़ने से जो बनेगा आपके, वो जैव मात्रा है। नामांकित चित्र के द्वारा व्यवस्थित आरेख से बायोगैस, जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको, वो ये टॉपिक है ये। तो कुल मिला के आपके 29 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए इस चैप्टर के। एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है आंसर के साथ। अब जो उस नोट्स को नहीं पढ़ रहा है, यानी कि जो इससे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं पढ़ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जिसने वो वीडियो कंप्लीट देखा है उसको ऐसा लगेगा कि पूरे क्वेश्चंस मेरे को अच्छे से समझ में